नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं मयंक शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और मजेदार चैप्टर के साथ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा और यह आपकी इस विज्ञान का लास्ट चैप्टर भी है, कार्बन और उसके यौगिक। बहुत ही आसान पाठ है और लगभग 7 नंबर का वेटेज मान के चलिएगा इस चैप्टर का। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम कार्बन और उसके यौगिक। आपने कार्बन जो है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कार्बन का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां तक कि हम जो खा रहे हैं, पहन रहे हैं, इन सभी चीज में क्या पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि कार्बन जो है वह आपके जीवन का क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है, एलिमेंट है, जिसके बिना आप अपने जीवन कल्पना नहीं कर सकते। आप भोजन करते हैं, भोजन में क्या होता है, मेनली आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, सभी क्या है, इनमें कार्बन पाया जाता है। आप जो पहन रहे हैं, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, उनमें भी मेनली क्या है, उनमें भी कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है आपके जीवन में जहां पर सामान्यतः क्या नहीं हो, कार्बन ना हो। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती किसके बिना, बिना कार्बन के बिना। और आज हम इसी कार्बन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि आखिरकार कार्बन क्या है, कैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूं बच्चों कार्बन का प्रतीक, कार्बन का प्रतीक कि आखिरकार कार्बन जो है इसकी पहचान क्या है। यदि हमें कहीं दिख जाए यह कार्बन एलिमेंट, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसका प्रतीक क्या है। तो इसका प्रतीक होता है बच्चों सी। यदि आपको सी दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बन है। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी। ये कुछ वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कार्बन का प्रतीक कैसा होता है, सी होता है। अब यदि मैं बात करूं आगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखो, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीखा था कहां पर, चैप्टर नंबर 3 में। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि बात करूं जो आपसे पूछी जा सकती है, पहली कक्षा कौन सी होगी, के, दूसरी कौन सी होगी, एल, के और एल। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। याद रखना, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इसलिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और दूसरे में कितने आ जाएंगे आपके, 4। तो यह क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, किसका, कार्बन का। तो कार्बन का प्रतीक तो कितना हुआ, सी। परमाणु क्रमांक कितना हो गया आपका, 6 क्या है इसका परमाणु क्रमांक, या आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों को कितना होता है, 2 और 4। अब हम बात करें तो सामान्य जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की भूपरपटी पर, पृथ्वी की भूपरपटी पर खनिजों के रूप में जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह केवल पाई जाती है 0.02%। और वायुमंडल में CO2 के रूप में जो पाई जा रही है इसकी मात्रा, वो कितनी पाई जा रही है, 0.03% पाई जा रही है। हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि भूपरपटी पर खनिजों के रूप में जो इसकी मात्रा वो कितनी है, 0.02% है। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में कितनी प्रतिशत है, 0.03% है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि जब वायुमंडल में और पृथ्वी की भूपरपटी पर आखिरकार इतनी कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, तो फिर हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण एलिमेंट कैसे हुआ। और उसके बाद मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में अभी बताई थी कि कोई भी जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो सभी किससे मिलकर के बनी हुई है, कार्बन से मिलकर के बनी हुई है। यही कारण है कि हमें इसे इतना महत्वपूर्ण एलिमेंट मानते हैं। और आप उस पर क्या पढ़ रहे हैं, विशेष चैप्टर पढ़ रहे हैं, और आगे तो एक स्पेशल किताबें भी किसके ऊपर मिल जाएंगी आपको, कार्बन के ऊपर मिल जाएंगी। तो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है कार्बन, और वो सभी क्या है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कार्बन हमारे जीवन का क्या है, एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। याद रखना, छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रतीक क्या हो गया, सी, परमाणु क्रमांक हो गया 6, विन्यास कितना हो गया, 2 और 4। लिखना भी आपको ऐसे ही, के में 2, एल में कितने आएंगे, 4। खनिज के रूप में कार्बन इस सतह पर कितना पाया जाता है बच्चों, 0.02%। और CO2 के रूप में कितना पाया जाता है, आपका पाया जाता है 0.03%। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिरकार कार्बन किस प्रकार के तो यौगिक बनाता है, और वह यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से करेगा, और कौन से यौगिक बनाएगा। आपने इससे पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, वहां पर आपने चर्चा की थी किसके बारे में, आयनिक यौगिकों के बारे में।
और आप जानते हैं कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों, कि धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के जो आदान प्रदान होता है, किसका आदान प्रदान होता है, धातु धातु के मध्य इलेक्ट्रॉन का, उस इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो यौगिकों का निर्माण होता है वह किसका होता है, आयनिक यौगिकों का होता है। अब यदि आप यहां पर देखेंगे तो कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। भाई बाह्यतम कोष में कितने हो गए, 4। यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अब हमारे सामने सवाल यही है कि आखिरकार यह अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कैसे करेगा। तो चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड पर, करेंगे कि कार्बन जो होता है वह अपना अष्टक कैसे पूरा करता है। देखना यहां पर आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है और मैंने ये कहा कि इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है आवश्यकता। जैसे ही इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इसका क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। अब सवाल क्या है कि सामान्यतः या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, यानी या तो ये कहीं से क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या मान लीजिएगा ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसके बाह्यतम कोष में कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। जो हीलियम के, यानी हीलियम क्या है, अक्रिय गैस, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या है, बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब सवाल हमारे सामने ये है बच्चों कि आखिरकार ना तो इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ना तो ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और ना ही हम इससे क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। क्यों, मान लीजिएगा आपने इससे क्या लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया। जैसे आप इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, लगातार जब हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा कि कार्बन की जो नाभिक है, पहली बात तो कार्बन का आकार कैसा होता है, छोटा। कार्बन का आकार छोटा होता है और छोटा होने के कारण इसके नाभिक की क्या बढ़ जाएगी, जो आकर्षण क्षमता है किस पर, इलेक्ट्रॉनों पर, उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे समझते हैं अपन, मान लीजिएगा ये क्या है, आपका नाभिक हो गया कार्बन का, और ये क्या हो गया, इसके सामने कक्षा है। अब मैंने ये कहा कि इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिएगा यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे, आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि इसके नाभिक का आकार, ये आपका जो कार्बन परमाणु का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, जिसके कारण क्या होगा, इस नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण जो बल है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, वो क्या होगा, बहुत अधिक होगा। अधिक होने के कारण आपको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगी, अत्यधिक ऊर्जा की क्या होगी बच्चों, आवश्यकता होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे यह 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और ऐसा क्या नहीं है, संभव नहीं है। यही कारण है कि कार्बन क्या नहीं कर पाता, सामान्यतः 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाता, और ना ही इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता। तो यानी जो लेने देने का काम है जो हमने आयनिक यौगिकों में पढ़ा था, वह तो क्या हो गया बच्चों, यहां पर समाप्त हो गया। मतलब ना तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, क्योंकि क्या चाहिए, अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। अब सवाल यह है कि जब ना 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा ना 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो फिर आखिरकार किस प्रकार से इसका स्टक किया जाए पूरा। तो इसके लिए फिर बच्चों एक ही चीज बचती है, और वो क्या है, आपकी साझेदारी। क्या बच गए बच्चों, साझेदारी। समझते देखो एग्जांपल द्वारा, मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि एक आप बिजनेस चालू करने जा रहे थे, और जो आप एक बिजनेस चालू करने जा रहे थे, उस बिजनेस को चालू करने की शर्त क्या थी कि भैया वह बिजनेस चालू कब होता, जब आपके पास कितने रुपए होते, 8 लाख। यानी उस बिजनेस की शर्त यही है कि वो 8 लाख रुपए से क्या होगा, चालू होगा। अब आपने क्या किया, आपने ये पाया कि ये जो बिजनेस है जो चालू कितने रुपए से हो रहा था, 8 लाख रुपए से हो रहा था, लेकिन आपके पास कितने हैं, मात्र कितने हैं रुपए हैं, 4 लाख। अब आपके पास तो कितने रुपए हैं, 4 लाख, लेकिन बिजनेस चालू कितने से होगा, 8 लाख से। तो यदि आपको कोई 4 लाख उधार दे दे तो क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें कहीं से भी 4 लाख रुपए मिल ही नहीं रहे। तो फिर क्या करें, फिर आपके पास दूसरा विकल्प क्या बचता है कि जो दूसरा कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट और है, उसके पास भी क्या पड़े हुए हैं, 4 लाख पड़े हुए हैं, और वह भी क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। तो ये आपके पास आया और इसने कहा कि भैया क्यों ना हम दोनों क्या कर लेते हैं, साझेदारी यानी पार्टनरशिप में क्या कर लेते हैं, धंधा चालू कर देते हैं। तो यानी कि 4 लाख इसके हो गए, 4 लाख इसके हो गए, दोनों मिलकर कितने हो गए, 8 लाख हो गए, और ये बिजनेस क्या हो जाएगा बच्चों, चालू हो जाएगा। तो यानी कि जब ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ना ही कोई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन
ले रहा है किससे, कार्बन से, तो फिर कार्बन क्या करेगा बच्चों, कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या कर लेगा, साझेदारी करेगा। क्या करेगा, साझेदारी किसके साथ, अन्य परमाणुओं के साथ। या तो कार्बन अपने परमाणु के साथ कर लेगा, या अपने परमाणु मतलब या तो एक कार्बन जो है वह दूसरे कार्बन से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, और या फिर वह अन्य परमाणु कौन कौन से, जैसे आपको हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इस प्रकार के अन्य जो परमाणु हैं, इन अन्य परमाणु और भी बहुत सारे हैं, सल्फर, इन अन्य परमाणुओं से क्या कर लेगा, क्रिया करके क्या कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो कार्बन है वो अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा बच्चों, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा कि दो परमाणुओं के मध्य, दो एक समान या दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उस बंध को क्या बोलते हैं बच्चों, सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सहसंयोजक बंध कहते हैं। याद रखिएगा, बंध को इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं। तो परिभाषा आ गई आपके पास किसकी, कॉन्वेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध की, कि एक ही प्रकार के परमाणु या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने हुए बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। या आप इसको और सिंपल कर सकते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने हुए बंध को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहसंयोजक बंध, अर्थात आपका कॉन्वेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कौन सा बंध कहा जाता है, कॉन्वेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और ऐसे यौगिक जिसमें परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिकों को क्या क्या कहते हैं, बंध सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो आपके पास दो परिभाषा आ गई, एक आ गई आपके पास सहसंयोजक बंध की परिभाषा, और एक आ गया आपके पास कौन सी, सहसंयोजक यौगिक अर्थात कॉन्वेलेंट कंपाउंड की परिभाषा। तो ये थी आपकी आज के इस चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट। कल की क्लास में, कल से हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से परमाणु अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं, कारण परमाणु जो है वह दूसरे से साथ किस प्रकार से बंध बना करके क्या कर रहा है, अपना अष्टक पूरा कर रहा है। और हम कुछ सहसंयोजक यौगिकों की क्या करेंगे, गुणों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और वह बात करेंगे बच्चों कब की क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।